है, जिसके तहत ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्रपति एनामुल मैक्रों पर कथित इस्लामोफोबिया फैलाने के आरोपों पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने विवाद में फ्रांस के राष्ट्रपति एनामुल मैक्रोन पर दिए गए निजी हमले की निंदा की और साथ ही विदेश मंत्रालय के कड़े शब्दों में फ्रांस के हुए आतंकी हमले की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी वजह या किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और साथ ही बताते चले, मैक्रोन ने कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, जिसके बाद इस्लामिक देश उनके खिलाफ हो गए थे। वहीं दूसरी ओर भारत, अमेरिका और यूरोप के कई देश मैक्रोन के समर्थन में आ गए हैं, जिसको लेकर भारत ने कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा कतई स्वीकार नहीं की जा सकती। हम बर्बर आतंकी हमले के खिलाफ फ्रांसीसी टीचर के कत्ल की घटना की जो है वो निंदा करते हैं और साथ ही साथ हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार और फ्रांसीसी जनता के साथ है। तो आपको बता दें, इस पूरे घटना के दौरान फ्रांस ने इस घटना की निंदा की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकते हैं और किसी भी हाल में इसका समर्थन नहीं करेंगे। पीड़ित परिवार के साथ संवेदनाएं हैं और जिसके तहत भारत को का जो समर्थन है वो फ्रांस को मिला है। तो वहीं इस्लाम पर विवादित टिप्पणी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति एमुल मैक्रों का दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में जाकिर नाइक अपने भड़काऊ एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बताते चले, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ जाकिर की लगातार भड़काऊ पोस्ट आ रही है। वहीं जाकिर ने अपने सोशल मीडिया पर फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की अपील भी की थी। अब जाकिर नाइक ने एक और भड़काऊ पोस्ट डाला है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के दूत को गाली देने वालों को एक दर्दनाक सजा मिलेगी। बता दें, पिछले दिनों फ्रांस में एक टीचर ने क्लास के अंदर स्टूडेंट को पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून दिखाया था। इसके बाद एक स्टूडेंट ने उस टीचर का कत्ल कर दिया था। इस वारदात को फ्रांस के राष्ट्रपति एमुल मैक्रों ने इस्लामी आतंकवाद करार दिया था और कहा था कि इस्लाम हमारा मुस्तकबिल हथियाना चाहता है, जो हम कभी भी नहीं होने देंगे। तो वहीं पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान ने अपना हाथ होने की बात को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वालों पर ही मुखर हो गए। आपको बताते चले, पूर्व आर्मी चीफ और मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और पाकिस्तान के कबूलनामे पर वीके सिंह ने कहा है कि ये कहना है कि सरकार ने ही हमला कराया होगा और उस हमले का रूप बनाना चाहा। आपको बताते चले, ऐसे लोगों के ऊपर जनता को जरा भी यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको खुले में जूते लगाना चाहिए। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था तो विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पुलवामा हमले के पीछे मोदी का हाथ है, क्योंकि वो चुनाव जीतना चाहते थे। अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि भारत को अनुरोध करना चाहिए कि बालाकोट हमलों में नुकसान के सबूत की जांच और खुलासा करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र समिति का गठन किया जाए। बता दें, पिछले साल 14 फरवरी 2019 में हुए इस पूरे हमले के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि ये जो पूरा जो हमला सामने आया है वो कहीं ना कहीं सरकार की ही इस पूरे हमले में हाथ है।
तो वहीं मार्च 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई लेकर भारत के सख्त रुख पर पाकिस्तान के सियासी पार्टी पीएमएल के सांसद ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, इस खुलासे से पाकिस्तान की सियासत में नया तूफान आ सकता है। बताते चले कि पाक सांसद ने बताया कि अभिनंदन की रिहाई ना होने पर भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार बैठा था और इस दौरान पीएमएल सांसद अयाज सादिक ने संसद में खुलासा किया था कि विदेश मंत्री एमएल कुरैशी ने पीपीपी, पीएमएल-एन और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा सहित संसदीय नेताओं के साथ एक बैठक में अभिनंदन को मुक्त कराने के लिए कहा था, जिसके बाद उस वक्त विपक्ष में अभिनंदन समेत तमाम मुद्दों पर सरकार का साथ देने का वादा भी किया गया था। और साथ ही सांसद अयाज सादिक ने कहा कि मुझे याद है कि एमएल कुरैशी उस वक्त उस बैठक में मौजूद थे जिसमें पीएम इमरान खान ने भाग लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुरैशी के पैर भी कांप रहे थे और उन्हें पसीना आ रहा था। इस बैठक में विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कि अल्लाह के वास्ते इसको अभिनंदन वापस जाने दो, क्योंकि रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने माना है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की कामयाबी है। फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले का श्रेय इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को दिया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला इमरान खान के लिए एक उपलब्धि जैसी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया गया था, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी कार सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दी थी और इस धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे। तो आपको बता दें, बीते साल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमला हुआ था, जहां पर जो सीआरपीएफ के काफिले हैं उस पर एक कार सामने से आके विस्फोट होती है, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। और इस पूरे मामले में ही कल पाकिस्तान सरकार का कबूलनामा आया है, जहां पर एक सांसद ने कहा है कि जो पुलवामा में हमला हुआ है वो पाकिस्तान की उपलब्धि है। पाकिस्तान सरकार इमरान खान की वो एक तरह से उपलब्धि करार दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये विवादित बयान सामने आया पाकिस्तान की तरफ से, जहां पर इतने बड़े एक आत्मघाती हमले को वहां के सांसद उपलब्धि करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा हमला हुआ है वो पाकिस्तान सरकार की उपलब्धि है। और इस हमले में आपको बताते चले, इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। बीते साल 14 फरवरी 2019 को ये पूरा का पूरा मामला सामने आया था और हमले का जो पूरा श्रेय है इमरान खान सरकार के ऊपर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अब इस पूरे हमले को श्रेय का एक तरह से हम कबूलनामा भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार का इस पूरे हमले को लेकर कबूलनामा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भारत में पुलवामा हमला, कश्मीर में पुलवामा हमला जो है वो पाकिस्तान की उपलब्धि करार दिया है उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं कि वहां के सांसद किस तरीके से इतने बड़े आत्मघाती हमले को एक उपलब्धि करार दे रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रमुख रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करते हुए आतंकियों को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि हमलावरों को अपने पापों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा। बता दें, रविंदर रैना ने कहा कि वे भाजपा के बहादुर कार्यकर्ता थे। उन्होंने भारत माता के लिए शहादत मिली और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। पाकिस्तानियों को अपने पापों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उनमें से प्रत्येक को चुन चुनकर मारा जाएगा। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के कुलगांव में कार्यकर्ता पूर्ण हमले में आतंकवादियों ने 3 नेताओं की निर्मम हत्या कर दी, जिससे जिला भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन शामिल थे। ऐसे देशभक्तों का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। तो आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जो भी कार्यकर्ता इस हमले में मारे गए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं होगा और जिस भी
इस पूरी घटना के पीछे जिनका भी हाथ है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ आपको बताते चले, बीजेपी प्रमुख रविंद्र रैना ने भी कहा है कि इस पूरे हमले की जो कीमत है वो पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के दिवंगत नेता केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, सीएम विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी पीएम मोदी के साथ यहां मौजूद रहे। और इसी के साथ आपको बताते चले, पीएम मोदी ने केवड़िया में आरोग्य वन के साथ ही एकता मॉल का भी उद्घाटन किया। बता दें कि आरोग्य वन में सैकड़ों औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां हैं। और वहीं पीएम मोदी गुजरात में कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने दिवंगत नेता केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही आरोग्य वन का लोकार्पण भी किया, उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक कई बड़ी योजनाओं का भी वो लोकार्पण कर सकते हैं, और जिसके तहत आरोग्य वन का लोकार्पण किया है उन्होंने। और वो 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इतिहास में सबसे महंगा साबित होने जा रहा है। ये पिछले राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में 2 गुना ज्यादा महंगा है। आपको बता दें, एक रिसर्च ग्रुप के अनुमान के मुताबिक इस चुनाव की कुल लागत 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जा सकती है। द सेंटर फॉर रेसिप्रोकल पॉलिटिक्स ने कहा है कि आखिरी महीनों में डोनेशन की अप्रत्याशित बाढ़ सी आ गई है, और जिससे चुनाव में खर्च पिछले अनुमान की अगर हम बात करें तो 11 बिलियन डॉलर को पार कर दिया है। सेंटर ने यह भी कहा कि सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए 2020 के राष्ट्रपति चुनाव की कुल लागत 14 बिलियन डॉलर होगी। साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन इतिहास में पहले ऐसे प्रत्याशी होंगे जो डोनर्स से 1 बिलियन डॉलर की राशि हासिल करेंगे। उनके इस कैंपेन को 14 अक्टूबर तक रिकॉर्ड तोड़ 938 मिलियन डॉलर मिल चुके हैं, और साथ ही जिससे डेमोक्रेटिक के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 596 मिलियन डॉलर जुटा लिए हैं। तो वहीं बिहार के मुंगेर गोलीकांड मामले को लेकर बवाल मच गया है। आपको बता दें, इससे लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और सवाल पूछा कि मुंगेर कांड में तो हिंदुत्व पर ही हमला हुआ है, इस पर बीजेपी ने चुप्पी आखिर क्यों साध रखी है। संजय राउत ने कहा है कि यही अगर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान में होता तो बीजेपी नेता राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग करने से पीछे नहीं हटते। वहीं शिवसेना के सामना के मुख्य पत्र में यह भी लिखा गया है कि बीजेपी की तरफ से ऐसा व्यवहार है जैसे जो कुछ हमारा है वो अच्छा है और जो दूसरों का वो सब खराब। बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए वहां कानून का राज बचा है क्या, ये सवाल किया जा सकता है। लेकिन ये राज्य बीजेपी शासित है, इसलिए वहां सब कुछ ठीक ठाक है। गड़बड़ सिर्फ महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में ही है। तो अगर मुंगेर में इस प्रकार से हमला होता है जहां बीजेपी की भी सरकार है, तो क्या हिंदुत्व का विरोध नहीं है? ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब तक न राज्यपाल ने उस बारे में सवाल उठाया है और ना वहाँ की बीजेपी ने सवाल उठाया है। मैं तो महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ के राज्यपाल से बात कर लीजिए और कहिए कि क्या वहाँ का जो सरकार के जो मुखिया है क्या वो सेकुलर बन गए।
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे के लिए वाराणसी जाएंगे। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी वो करेंगे। इसके अलावा विकास परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण भी करने वाले हैं वो। आपको बता दें, इस सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कराने के बाद मुख्यमंत्री योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। वहीं माना यह भी जा रहा है कि आगामी त्योहारों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ शहर में कानून व्यवस्था का जायजा ले सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा। आपको बता दें, ये पत्र वाराणसी के बुनकरों को लेकर लिखा गया है और जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ समय से वाराणसी के बुनकर बहुत ही परेशान और हताश हैं और पूरी दुनिया में मशहूर बनारसी साड़ियों के बुनकरों के परिवार दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में 3 और प्रमुख मांगों को भी उठाया है, जिसमें फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना के साथ फर्जी बकाया के नाम पर बुनकरों के उत्पीड़न को जल्द से जल्द रोकना है और इसके साथ ही आपको बताते चले, बुनकरों का बिजली कनेक्शन ना काटे जाने की भी उन्होंने इस पत्र में मांग की है। तो वहीं फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बात रखी। आपको बता दें, अनिल विज ने कहा कि निकिता हत्याकांड मामले की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। आपको बता दें, इसके साथ ही अनिल विज ने पुलिस को जल्द से जल्द चालान कोर्ट में पेश करने के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि निकिता हत्याकांड में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग उठ रही है, जिसके चलते गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद पुलिस को भी ये आदेश दिए हैं कि पुलिस भी कोर्ट में चालान जल्द से जल्द पेश करे। बिहार के सियासी रण में अब आरक्षण के दांव का भी आगमन हो गया है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की हिमायत की है। नीतीश का कहना है कि मेरी हमेशा से यही राय रही है कि मैं इस पर कायम हूं कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार के रण में पार्टियां वोट के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं और इसी कड़ी में रोजगार और कानून व्यवस्था से लेकर घोटालों की जमकर चर्चा हो रही है। लेकिन अब बारी आ गई है नए सियासी औजारों को आजमाने की, जिसके चलते इन सब के बीच नीतीश कुमार ने आरक्षण का दांव खेला है। तो वहीं बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार शुरू हो चुका है। आपको बता दें, इसी क्रम में चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले तेजस्वी यादव ने एक दावा किया है। आपको बता दें, तेजस्वी का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई और कार्रवाई पर काम की जाएगी। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार ने इन मुद्दों से लोगों को भटका दिया है, लेकिन उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहले इन सभी मुद्दों पर ही काम किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बताते चले, इस रैली के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये प्रशासन तो देखना चाहिए कि हमारी पार्टी ने कई बार चुनाव आयोग को भी सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा, पर किसी तरह की सुरक्षा अभी तक नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की गई। आपको बता दें, बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल 3 अहम फैसलों पर मंजूरी दे दी है, जिन्हें अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक लागू कर दिया जाएगा। बताते चले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजनाओं के दूसरे और तीसरा चरण को मंजूरी दे दी है और साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने यह भी कहा है कि इस परियोजनाओं के तहत देश भर में चिन्हित 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन को बेहतर बनाने के लिए
10,211 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं जूट उद्योग की मदद के लिए भी सरकार ने खाद्यान्नों की 100% पैकिंग और चीनी की 20% पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी जानकारी बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथनॉल की कीमत में बीते गुरुवार को 5 से 8% वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस कदम से किसानों को उनकी उपज की लाभकारी दाम मिलने के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों का आयात कम करने में मदद मिल पाएगी। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी